गुड इवनिंग बेटा। आ गए सर? चलिए, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। तो हम लोग बेटा कल जीनोमिक म्यूटेशन पढ़ रहे थे और हमारा जो जीनोमिक म्यूटेशन वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था और उससे जुड़े हुए जो सिंड्रोम है उन्हें हमें आज डिस्कस करना था। तो आज हम क्या पढ़ते हैं? जीनोमिक म्यूटेशन से जुड़े हुए सिंड्रोम। ठीक, तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ, सिंड्रोम। सिंड्रोम causes by genomic mutation। जीनोमिक म्यूटेशन, ठीक है। जीनोमिक म्यूटेशन से जो सिंड्रोम कॉज होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए, तो जीनोमिक म्यूटेशन से स्पेशली दो टाइप के म्यूटेशन कॉज होते हैं, ब्रॉडली टू टाइप के म्यूटेशन कॉज होते हैं। ब्रॉडली टू टाइप का मतलब है आपको जीनोमिक म्यूटेशन बहुत अच्छे से याद होगा। जीनोमिक म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाना, मीन्स एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाए या दो क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाए। तो अगर क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते थे जीनोमिक म्यूटेशन। ठीक है, अब देखिए जो जीनोमिक म्यूटेशन है इसमें जो क्रोमोसोम है वो दो टाइप से बढ़ सकते हैं, मीन्स या तो ऑटोसोम बढ़ जाए। ऑटोसोम जानते हैं ना, ह्यूमन के अंदर आपको पता है 23 पेयर होते हैं, जिनमें जो 22 पेयर है वो क्या होते हैं? ऑटोसोम। अगर ऑटोसोम में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट जो भी हो रहा है तो उनसे अगर म्यूटेशन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? ऑटोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, ऑटोसोमल सिंड्रोम। और अगर सेक्स क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं और उनसे अगर म्यूटेशन हो रहा है तो वो क्या कहलाता था? वो कहलाता है आपका एलोसोमल सिंड्रोम। ठीक है, तो इसे हमने ब्रॉडली कितने पार्ट में डिवाइड किया है? थोड़ा सा इजी बन जाएगा, हमें इजीली समझ आ जाएगा, इसलिए हमने दो पार्ट में से डिवाइड कर लिया है। एक तो है किसमें आपका सिंड्रोम सिंड्रोम बेस्ड अपॉन ऑटोसोम्स। ठीक है, सिंड्रोम जो कि किस पर बेस्ड है? ऑटोसोम्स पर बेस्ड है। और दूसरा कौन सा है? सिंड्रोम्स बेस्ड अपॉन एलोसोम्स। एलोसोम्स यानी कि जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम है, उन पर उनसे रिलेटेड अगर सिंड्रोम है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका एलोसोम। अब जो सिंड्रोम बेस्ड ऑन ऑटोसोम है ये स्पेशली, वैसे तो काफी है, मैंने आपको कल भी बताया था, जो हमें पढ़ने हैं वो तीन है। ठीक है, पहला जो है वो है अपना कौन सा सिंड्रोम में? एक तो है आपका पटाउ सिंड्रोम है। ठीक है, दूसरा हमारा, हाँ पटाउ वाला है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है और कौन सा है? एडवर्ड सिंड्रोम है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कौन सा सिंड्रोम सबसे पहले? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, दूसरा कौन सा था? एडवर्ड सिंड्रोम। और तीसरा कौन सा था? पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, कौन सा है? पटाउ सिंड्रोम। ये किसमें चेंजमेंट होने से होते हैं? आपके ऑटोसोम में चेंजमेंट होने से हो जाते हैं। अब बात करते हैं किसकी? कि जो सिंड्रोम है एलोसोम से है। तो एलोसोम से जो सिंड्रोम होंगे उन्हें फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, दो पार्ट में क्या? इफ आपके जो सेक्स क्रोमोसोम है इंक्रीज हो जाए, तो यहाँ पर लिख दूं इंक्रीज सेक्स क्रोमोसोम।
ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम इंक्रीज भी हो सकते हैं और आपको पता है डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो अगर सेक्स क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो कौन सा सिंड्रोम होगा? ठीक है, और अगर सेक्स क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज सेक्स क्रोमोसोम, तो कौन सा सिंड्रोम होगा? तो समझिएगा, इंक्रीज हो रहे हैं अगर सेक्स क्रोमोसोम, तो जो सिंड्रोम होगा वो होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और दूसरा होगा ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, जिसे हम सुपर वुमन सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा? सुपर वुमन सिंड्रोम। एक तो हुआ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और दूसरा कौन सा हुआ? ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। और जो डिक्रीज सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, डिक्रीज सेक्स क्रोमोसोम से होता है वो कौन सा है हमारा? टर्नर सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम। तो इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इतने के बारे में पढ़ना है। और ये जो मैंने क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है, ये जो मैंने क्लासिफाई किया हुआ है, इसको स्पेशली आप ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ आपको याद करने के लिए है कि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सा सिंड्रोम ऑटोसोम में नंबर में चेंजमेंट होने से होता है, कौन सा सेक्स क्रोमोसोम के नंबर में चेंजमेंट होने से हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको याद करने के लिए बिल्कुल अलग से क्लासिफाई कर दिया है कि कौन सा ऑटोसोम में नंबर में चेंजमेंट होने से होता है और कौन सा सेक्स क्रोमोसोम में। सेक्स क्रोमोसोम कम होते हैं तो कौन सा सिंड्रोम होता है, और सेक्स क्रोमोसोम अगर बढ़ जाते हैं तो कौन सा सिंड्रोम होता है। अब इसमें बताऊंगी कौन सा मेल में होता है और कौन सा फीमेल में होता है। ठीक है, ये भी आपको बता देते हैं। तो समझिएगा, इधर ये मार्कर कौन सा चलेगा? हाँ भाई, इधर समझो, जो डाउन सिंड्रोम है, यहाँ पे मैं केवल थोड़ा थोड़ा सा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इसे मैं रफ करके फिर इसके जो सिम्टम्स वगैरह हैं वो लिखेंगे। डाउन सिंड्रोम है आपका ये जो ट्राइसोमी, ठीक है, ट्राइसोमी जानते हैं आप? ट्राइसोमी का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया भी था, कि एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अगर एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। दो क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? टेट्रासोमी। तो ट्राइसोमी से जो क्रिएट हो जाता है वो होता है हमारा कौन सा? डाउन सिंड्रोम। तो अब डाउन सिंड्रोम में कौन सा जो हमारा ऑटोसोम है वो इंक्रीज होता है? तो ये है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 21। क्रोमोसोम नंबर 21 में क्या हो जाए? ट्राइसोमी। ठीक है, जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, जैसे आपको पता है जो क्रोमोसोम नंबर 21 है वो कैसा होता है? पेयर में होगा, लेकिन पेयर में ना हो कि उसमें एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है क्रोमोसोम नंबर 21 ऐसे पेयर में होना चाहिए तो पूरे आपके क्रोमोसोम रहेंगे, लेकिन इसमें +1 एक और क्रोमोसोम जुड़ जाता है। तो भाई नॉर्मल कितने क्रोमोसोम होते हैं? नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं हमारे 46, लेकिन ट्राइसोमी हो गई कौन से क्रोमोसोम पर? ये बेटा क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे कि कौन से नंबर के क्रोमोसोम में ट्राइसोमी या फिर नल्लीसोमी, मोनोसोमी होने पर क्या हो जाता है? स्पेसिफिक जो सिंड्रोम है वो क्रिएट हो जाता है ना। तो आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना होगा कि अगर क्रोमोसोम नंबर 21 पर ट्राइसोमी हो रही है तो वो सिंड्रोम कौन सा होगा? डाउन सिंड्रोम होगा। इसके सारे सिम्टम्स मैं बताऊंगी अभी आगे, लेकिन स्पेशली आपको अभी इसके बारे में ज्यादा ध्यान देना है। अब पढ़ते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, तो जो एडवर्ड सिंड्रोम है ये आपके कौन से क्रोमोसोम नंबर पर? जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 18 है, क्रोमोसोम नंबर 18 पर क्या हो जाता है? ट्राइसोमी हो जाता है। सेम वही कंडीशन, ट्राइसोमी का मतलब एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है। अगर क्रोमोसोम नंबर किसमें? क्रोमोसोम नंबर 18 पर ट्राइसोमी हो जाता है, एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है, तो वहां पर होने वाला जो सिंड्रोम है उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं। बात समझ गए? अब नेक्स्ट है कौन सा? पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, आपको बताया था ये पटाउ, डाउन, ये नाम साइंटिस्ट के नेम पर है। ऐसा कोई सिंड्रोम नहीं है कि इससे इंसान पटने लगे या ये जिस इंसान को होता है वो पटाने में माहिर होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, साइंटिस्ट का नाम था पटाउ, तो उनके नाम पर ही सिंड्रोम को नाम दिया गया है। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम कब होता है? जब आपका क्रोमोसोम नंबर क्रोमोसोम नंबर कौन सा है? 13। क्रोमोसोम नंबर 13 में ट्राइसोमी हो जाए। ठीक है, मींस क्रोमोसोम नंबर 13 पेयर में तो है, एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए। अगर एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है तो वहां पर क्या
एक मिनट मैं देखती हूँ आप सभी को, वहां पर क्या कहलाता है, वहां पर कहलाता है जिसे भी खांसी आ रही है बंद करिए अपना माइक। हो गया माइक बंद? मैं करूं, रुक जा मैं देख लूं पहले। चलिए आ जाइए। वही देख रही हूँ बेटा मैं। वैष्णवी, वैष्णवी बेटा अपना ऑडियो यस वीडियो मैम। ऑन करिए पहले, हम वैष्णवी को देखना पसंद करेंगे आज। अरे वाह मेरे लाल, हमारी वैष्णवी तो ग्रुप छोड़ के ही भाग गई। मैम यही हूँ वैसे भी। यही है, चल ठीक है, बंद कर ले वैष्णवी। एक और वैष्णवी आ गई थी ना, पता नहीं कहाँ चली गई। एक मिनट, कोई नहीं, पढ़ लेने दो उस वैष्णवी को भी। हाँ भाई, दोनों वैष्णवी ऑन करना। अब करो वैष्णवी, ऑन करो, वीडियो भी ऑन कर दो। वैष्णवी वीडियो ऑन करिए। कहाँ हो वैष्णवी, दिख नहीं रही हो, एक मिनट मैं देख लूं पहले आपको। वेयर इज वैष्णवी, एक मिनट। मैम ऑन तो कर लिया है मैंने वीडियो। हाँ एक मिनट, ऑन किए रखना वैष्णवी। बिल्कुल वैष्णवी ऑन किए रखना। अच्छी लग रही हो बेटा, बहुत दिनों बाद देखा मैंने तुम्हें। चलो एक और बहुत सारी वैष्णवी आ गई थी, आपने भी देखा होगा आज ना, तो उनको भी देखना पसंद कर रहे थे हम। चलिए बंद कर लीजिए वैष्णवी जी। आइए, तो क्रोमोसोम जो नंबर 13 है, क्रोमोसोम नंबर 13 पर अगर ट्राइसोमी हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पटाउ सिंड्रोम। आई थिंक आप लोग इतना समझे होंगे। बच्चे आज बड़ा इंटरेस्टेड है लगता है सिंड्रोम पढ़ने के लिए, तो दो दो वैष्णवी बन गए, आप बन के आ गए। तो देखिए सिंड्रोम है, सिंड्रोम कितने टाइप के थे जो किस पर होते हैं, ऑटोसोम पर। ठीक है, ऑटोसोम के 3 है, डाउन, एडवर्ड और पटाउ। अगर ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम पर हो रही है तो कौन सा है, डाउन सिंड्रोम। अगर 18 पर हो रही है तो एडवर्ड सिंड्रोम, और अगर 13 पर हो रही है तो कौन सा है आपका, पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, आई थिंक आप ये बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब आइए नेक्स्ट, सिंड्रोम बेस्ड ऑन एलोसोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो सेक्स क्रोमोसोम है कितने हो जाते हैं, एक्स एक्स वाई। ठीक है, देख कंडीशन, देख भाई, कंडीशन क्या होती है, 2 एक्स क्रोमोसोम और एक कौन सा, वाई क्रोमोसोम। जब एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम हो जाते हैं, भाई सेक्स क्रोमोसोम में इंक्रीजमेंट है, ये पूरा सेक्स क्रोमोसोम का चल रहा है ना, तो अगर एक्स एक्स वाई कंडीशन आ जाती है तो बेटा इसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, और इसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा इन सभी में क्रोमोसोम नंबर 47 होंगे, क्योंकि सब में ट्राइसोमी हो रही यानी कि एक क्रोमोसोम बढ़ेगा। तो इसमें भी क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। अब आता है ट्रिपल एक्स, ये कहानी देखो, एक्स एक्स एक्स, ये ट्रिपल एक्स किसी का साइज नहीं है, ये क्रोमोसोम का पैटर्न है कि यहाँ पर क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, 3 एक्स 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 हो जाते हैं। ये सुपर वुमन भी कहलाती है। ठीक है भाई, वुमन में तो क्या होते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन हुई, यहाँ पर एक और एक्स आ गया, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है बेटा आपकी, ये कंडीशन कहलाती है ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। और इसमें भी जो क्रोमोसोम है 47 हो जाते हैं। और एक बात और समझिएगा कि जो ये ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम है, इसमें केवल 3 ही एक्स नहीं होते, कभी कभी ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि यहाँ पर जो एक्स है ना, ये एक्स की लाइन लग जाती है सेक्स क्रोमोसोम में, एक्स 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 एक्स, जिसके कारण 48 या इससे भी ज्यादा क्रोमोसोम ऑब्जर्व किए गए हैं किसी सुपर वुमन के अंदर। ठीक है, सुपर वुमन क्यों कहते हैं ये आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाते हैं। वुमन के सेक्स के लिए जो क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उसकी फॉर्मेशन के लिए जो क्रोमोसोम एक्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वही कैसे हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए से ट्रिपल एक्स या फिर सुपर वुमन सिंड्रोम कहते हैं। अब आता है डिक्रीज सेक्स क्रोमोसोम।
इसमें तो कंडीशन ये होती है X0, ठीक है, मींस एक X क्रोमोसोम होगा और दूसरा ना तो Y होगा और ना ही X होगा। तो जो सेक्स क्रोमोसोम है मींस 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट ही नहीं होता, एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितने हो जाते हैं, 45। तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं टर्नर सिंड्रोम और एक और है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन का मतलब समझते हैं वो कि क्रोमोसोम नंबर कम हो जाना, लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ डाउन का मतलब क्रोमोसोम से नहीं है। डाउन का मतलब क्या है, ये लैंग्सडन डाउन नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए ये डाउन सिंड्रोम है। डाउन का मतलब क्रोमोसोम नंबर से बिल्कुल भी नहीं है। जो क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज होते हैं वो कौन से किसमें होते हैं, टर्नर सिंड्रोम में होते हैं। बात समझे ना, जो क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज होते हैं वो किसमें होते हैं, टर्नर सिंड्रोम में। बाद बाकी सभी में क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज ही होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास जरूर रखिएगा। रख लिया, हो गया, बता दो इतना समझ गए। चलिए ओके, आगे बढ़ जाऊं। अब एक एक सिंड्रोम को डिटेल में लेके चलते हैं। कौन सा पढ़ना है बेटा, पहले डाउन ही पढ़ता है, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। चलो भाई ठीक है, डाउन सिंड्रोम के बारे में सबसे पहले इसकी इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो जो हमारे मैंने अभी साइंटिस्ट बताए थे आपको, लैंग्सडन डाउन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी कब की थी, 1886 में। ठीक है, और इन्हीं डाउन के कारण इसे हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो लैंग्सडन डाउन ने 1886 में 1886 में इस सिंड्रोम को सबसे पहले देखा था। ठीक है, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है, बेटा मैं थोड़ा सा इंक डाल दूं इसमें ना, हल्का चल रहा है। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है कितने होते हैं, जल्दी से बताना, बता चुकी हूं मैं। डाउन सिंड्रोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, कितने, जल्दी बोलो। नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन डाउन सिंड्रोम आर 21। मतलब वही हो तुम, वही का मतलब बहुत होशियार, बिल्कुल भी नहीं हो। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बोला है मैंने, ट्राइसोमी नहीं पूछा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, मैं तो सोच रही थी लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन अब मुझे लगता है लिखना पड़ेगा, हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 47। ठीक है, हाँ अब बाद में आंसर आया है, पहले तो भगवान जाने क्या लिख रहे थे, 21 लिख रहे थे, है ना। तो डाउन सिंड्रोम में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 47 होते हैं। होता क्यों है, ठीक है, अब पॉइंट लिखते जाना, होता क्यों है, ट्राइसोमी इन क्रोमोसोम नंबर 21, क्रोमोसोम नंबर 21 में ट्राइसोमी होने से ये हो जाता है। अब ट्राइसोमी क्यों होती है, तो एक वर्ड जरूर याद रखिएगा, नॉन डिसजंक्शन at the non-disjunction of chromosomes at the time of not disjunction of chromosome at the time of meiosis division। ठीक है, जो क्रोमोसोम है इनमें डिसजंक्शन ना हो, मींस आप जानते हैं कि जब मियोसिस डिवीजन होता है तभी गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और गैमीट में क्या हो जाता है, गैमीट में हाफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। जैसे आपकी ये डिप्लॉइड सेल है, ये कोई 2n सेल है, और इसमें क्या हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ। तो अब इससे जो 4 मियोसिस डिवीजन से आप जानते हैं ना 4 डॉटर सेल बनती है, और 4 डॉटर सेल में एवरी में कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं, n। ठीक है, कितने पहुंच जाते हैं, n। अगर हम मान लें कि ये ह्यूमन की सेल है
और ह्यूमन के 2n क्रोमोसोम का मतलब है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि एवरी n का मतलब क्या हुआ 23 23 23 23। नॉर्मल में यही होता है, लेकिन अगर क्या हो जाए नॉन डिसजंक्शन हो, नॉन डिसजंक्शन का मतलब है कि जो क्रोमोसोम है वो सेपरेटली पूरे 23 23 ना जाए, ठीक है, 23 23 क्रोमोसोम ना जाए, किसी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें कितने चले गए, इसमें भी 23 होने चाहिए, इसमें भी 23 होने चाहिए, तो इसमें रह गए कितने 22 और इसमें आ गए कितने आपके 24। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन का अगर, और ये भी कौन सा क्रोमोसोम नंबर 21 के कारण पूरा का पूरा पेयर चला गया हो, ठीक है। दोबारा से समझिएगा कि आपको पता है मैं केवल कुछ पेयर बनाऊंगी, 26 पेयर बताऊंगी तो टाइम खत्म हो जाएगा अपना। देखो मैं यहाँ पर आपको ये बनाए दे रही हूँ, 4-5 पेयर बना के समझाती हूँ, क्योंकि इजिली टॉपिक समझ नहीं पाते हैं। जब क्या बनता है हमारा गैमीट बनता है, ठीक है, तो एवरी गैमीट से एक एक क्रोमोसोम आ जाता है, इसे हम बोलते हैं डिसजंक्शन होना, मींस आधा आधा हो जाना। जो मैंने ब्लू से ब्लू ब्लू गोले किए हैं, ये ब्लू गोले वाले एक गैमीट में आ जाएंगे, ठीक है, और जिन पर मैंने कोई गोला नहीं बनाया है वो एक गैमीट में आ जाएंगे। तो पूरे आधे आधे हो गए ना क्रोमोसोम, कितने थे 8, 2 2 4 2 6 8 क्रोमोसोम थे। अब देखो 4 ब्लू गोले के अंदर है और 4 ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई गोला नहीं है, तो ये कंप्लीट क्या हुआ आपका डिसजंक्शन हुआ। लेकिन मान लीजिए ये था हमारा क्रोमोसोम नंबर 21, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 21, इसमें एक क्रोमोसोम अलग जाना था, एक क्रोमोसोम दूसरे गैमीट में जाना था। लेकिन हुआ क्या कि इसमें, इस वाली में ये दोनों क्रोमोसोम एक साथ ही किसी गैमीट में चले गए, ठीक है। तो जब ये दोनों क्रोमोसोम 21 वाले एक गैमीट में चले गए तो क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो गया, यानी कि अब इस गैमीट में जिसमें ये 22 है, तो इस गैमीट में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे आपके 24, ठीक है। वैसे गैमीट में कितने होने चाहिए 23 होने चाहिए, लेकिन ये 21 पेयर पूरा का पूरा चला गया, तो एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो गया, यानी कि कितने हो गए 24 क्रोमोसोम हो गए। अब अगर इस गैमीट का, ठीक है ध्यान से सुनना, इस गैमीट का फ्यूजन अगर किसी नॉर्मल गैमीट से हो जाए, नॉर्मल गैमीट मींस 23 वाले से हो जाए, तो इनके फ्यूजन से आपको पता है क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और उस जाइगोट में अब आप खुद देख लीजिए कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 4 3 7 2 2 4 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो ये किस कारण से हुआ, ये 21 पेयर का डिसजंक्शन ना होने से। ये 21 पेयर के जो क्रोमोसोम है वो मियोसिस के समय अलग अलग नहीं हुए, अगर अलग अलग हो जाते तो नॉर्मल इस टाइप का क्या बनता हमारा गैमीट बनता। लेकिन 21 पेयर डिसजंक्शन नहीं हो पाया, नॉन डिसजंक्शन रहा, एक एबनॉर्मल गैमीट बना और उसी एबनॉर्मल गैमीट के फ्यूजन से क्या बना, एक एबनॉर्मल जाइगोट बना। वही एबनॉर्मल जाइगोट डेवलप होके उसने क्या बना लिया, पूरा एक बेबी बना लिया जो कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होगा, ठीक है। आई थिंक आप समझे होंगे, बताओ ये समझे ना इतनी बात, दोबारा तो नहीं रिपीट करवाओगे, रफ कर दो, ओके। जाइगोट के गैमीट में भाई जे जाइगोट है, जाइगोट का एक गैमीट ये है, एक गैमीट ये है, तो और हाँ अब आप सोचो ना कि ये बेबी प्रोड्यूस कर दे, तो जब बड़ा हो जाएगा ना ये बेबी प्रोड्यूस करने लायक नहीं होगा, ठीक है। तो इतना आगे की मत सोचो, केवल अभी इस बेबी के बारे में सोचो। आगे मैं इसके जब सिम्टम्स बताऊंगी ना तो एक सिम्टम समझ लो कि ये जो बच्चा बनेगा जिसमें 47 क्रोमोसोम होंगे ना, दे आर नॉट स्टेराइल, ठीक है, वो आप, दे आर नॉट फर्टाइल, ठीक है, दे आर स्टेराइल, वो फर्टाइल नहीं होंगे, वो कैसे होंगे, स्टेराइल होंगे, ठीक है, मींस दे हैव नो कैपेसिटी फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ओके। क्या हो गया, अच्छा बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि मैम क्या इस बंदे के सारे गैमीट एबनॉर्मल होंगे, तो ये बेटा समय की बात है, ठीक है, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। हो सकता है
कि एक फैमिली है, एक फैमिली में मान लो 10 बच्चे हैं ये मत बोलना कि मैडम 10 बच्चे कर दिए। आप एक छोटी सी बात समझिएगा कि एक फैमिली है, उस फैमिली में 10 बच्चे हुए, ठीक है, उनमें से जो 9 बच्चे हैं वो तो बिल्कुल नॉर्मल हुए क्योंकि पेरेंट्स नॉर्मल थे, लेकिन जो लास्ट वाला बच्चा था उसके फॉर्मेशन के टाइम पर क्या हुआ, ये नॉन डिसजंक्शन हो गया, ठीक है, और नॉन डिसजंक्शन हो गया तो क्या हुई कंडीशन, ये हुई कि उसे डाउन सिंड्रोम हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि उस पूरी जो कपल है उसके सारे बच्चे डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होंगे, ऐसा कतई नहीं है, ठीक है, ये भगवान की लीला है। या फिर आप इतना समझिए, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इतना समझिए ये टाइम पर डिपेंड करता है, हो सकता है ये जो नॉन डिसजंक्शन हुआ हो ये स्पेसिफिक रेडिएशंस के कारण हुआ हो सकता है मदर ने कोई ऐसी मेडिसिन इनटेक कर ली हो उसके कारण हुआ हो, तो ये म्यूटेशन के कारण भी नॉन डिसजंक्शन हो सकता है, ठीक है। एक कपल के कुछ बच्चे एबनॉर्मल और कुछ बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं, कुछ को सिंड्रोम हो सकता है कुछ को सिंड्रोम नहीं हो सकता है। कुछ कह रहे थे क्या? हाँ, बात समझ गए ना? चलो भाई आप रब करते हैं, हमें पता है तुम रिपीट जरूर करवाते हो, इसलिए हम पहले ही रिपीट कर ही देते हैं। हाँ, इतनी बात समझे? तो नॉन डिसजंक्शन इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डिसजंक्शन ना हो इस कारण से, हाँ भाई, और नॉन डिसजंक्शन का कारण तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नॉन डिसजंक्शन का जो कारण है वो एक तो रेडिएशंस है, ठीक है, या फिर मेडिसिन है। जैसे कि बहुत सारी जो लेडीज हैं, बायोलॉजी पढ़ी रहे हो, आपको पता होगा, मैंने शायद 4th चैप्टर में बताया भी था आपको कि वो कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल्स यूज करती हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी बेटा कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल्स की अधिकता से भी हो जाता है। ये जो डाउन सिंड्रोम है, ये ऐसे कुछ रिसर्च पता चले हैं कि कॉन्ट्रोसेप्टिव जो पिल्स हैं, पता है कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल्स आपकी बहुत सारे हार्मोन्स स्टीरॉइड से बनी होती हैं जो कि ये नॉन डिसजंक्शन कॉज कर देते हैं, ठीक है भाई। वो कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल्स ले रही हैं टू क्रिएट गैप इन चिल्ड्रंस, लेकिन जब उन्होंने बेबी चाहा तो एक ऐसा बेबी हुआ जिसे कि क्या था, डाउन सिंड्रोम था। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ मेडिसिन से हो रहा, कुछ रेडिएशन से हो रहा है, और कभी कभी अधिक एज या फिर बहुत सारे कारण हो सकते हैं इस नॉन डिसजंक्शन के। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, भगवान की करनी है, कुछ नहीं रोका जा सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो लेकिन मेनली यही है, रेडिएशन, कुछ मेडिसिन या ओवर एज। आइए, अब ये हो गया नॉन डिसजंक्शन पढ़ लिया, अब आते हैं इसके सिम्टम्स, ठीक है। कोई हंसेगा नहीं, पहली बात, कोई हंसेगा नहीं, है ना, मैं हंस सकती हूँ, आप लोग नहीं हंसेंगे। जो सिम्टम्स हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे डाउन सिंड्रोम हुआ हो उसके सिम्टम्स क्या होंगे। तो सबसे पहली बात है, इसे हम बोलते हैं मैंगोलियन इडियोसी। एक बात और ध्यान रखना, इसे हम मैंगोलियन इडियोसी भी बोलते हैं। इडियोसी समझते हैं ना, इडियट, इडियट समझते हैं मूर्खता। तो इसमें जो पर्सन है, ठीक है, मैं ये ऐनक उतार देती हूँ अपना, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा आपको आंखें बतानी पड़ेगी कैसी होती है। तो इसमें मैंगोलियन इडियोसी होती है, मींस पर्सन मंगोलियन लगने लगता है। मैंगोलिज्म समझते हो ना, मंगोलिया के जो लोग होते हैं उनका जो चेहरा है वो काफी कैसा होता है, बड़ा सा, मोटा सा, गोल गोल सा होता है। जो ये फोरहेड है, फोरहेड काफी उभरा हुआ होता है, जैसे मंकी का फोरहेड होता है ना, बिल्कुल वैसे इनका जो फोरहेड है काफी उभरा हुआ होता है। और साथ के साथ स्लाइंट आईज होती है, जो आईज होती है ना ऐसी, ठीक है, समझ गए ना, चाइनीज की तरह यूं तिरछी सी आंखें होती है। तो ये इसके सिम्टम्स है, मैं एक एक करके आपको सिम्टम्स लिखती जा रही हूँ, आपको सभी सिम्टम्स याद रखने हैं। एक तो ब्रॉड ब्रॉड फोर हेड, ठीक है, जो माथा है ये बहुत चौड़ा होगा, जैसे हमारे बाल इधर से हैं, हो सकता है आपके बाल और नीचे से हो, इनके बाल इतू पीछे से निकलते हैं, ठीक है, और माथा काफी चौड़ा होता है, आगे की तरफ उभरा हुआ होता है, ब्रॉड फॉरहेड। और दूसरा यहाँ पर सेकंड सिम्टम्स क्या होता है, स्लाइंट आईज। स्लाइंट आईज, स्लाइंट आई समझते हैं ना, अभी जस्ट मैंने बताया वो चाइनीज वाली आंखें, च्यू म्यू चिंकी पिंकी वाली, है ना, यूं इस तरीके से स्लाइंट आईज होती हैं। आप समझिए थर्ड इसका, जो आप अपने आसपास ढूंढना, आपके कोई दोस्त वोस्त की शकल तो नहीं मिलती है ऐसी तो ये दो हैं। इसके अलावा स्टूबी फिंगर्स, जो फिंगर्स है वो कैसी होती है, स्टूबी होती है। स्टूबी फिंगर समझते हैं, मीन्स जैसे कि मेरे हाथ देखिए,
तो यहाँ पर क्या है, ये उंगलियां आपको जो फिंगर्स है शायद दिख रही होंगी आपको, फिंगर्स बिल्कुल सीधी सपाट सुंदर सी दिख रही हैं, है ना, मीन्स लंबी सी फिंगर्स दिख रही हैं। और जिन्हें ये मंगोलियन इडियोसी होती है ना, उनकी जो फिंगर्स है कुछ दबी हुई, ठीक है, छोटी छोटी सी इत्तू सी, ऐसे लगता है कि ऊपर से किसी ने प्रेशराइज करके ना अंदर घुसेड़ दी है, ठीक है। तो ये उससे हम क्या बोलते हैं, स्टूबी फिंगर्स, छोटी छोटी सी, बहुत छोटी छोटी सी उंगलियां होती हैं। तो क्या है, स्टूबी फिंगर्स। बात समझ गए। फोर्थ है लो आईक्यू, जो इंटेलिजेंट क्वेशिएंट मीन्स उसका जो आईक्यू लेवल है बहुत ज्यादा कम होता है। ये समझिए कि अगर वो 10 साल का बच्चा है तो उसका जो इंटेलिजेंट क्वेशिएंट है मीन्स जो आईक्यू लेवल है, वो आईक्यू लेवल उसका कितना रहेगा, ज्यादा से ज्यादा उसका 2 साल के बच्चे या 3 साल के बच्चे की तरह हरकतें करेगा। तो आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा कैसा होता है, कम होता है, मीन्स कुछ पागल होते हैं। इसीलिए तो मैंने पहले लिख दिया मंगोलियन इडियोसी। अब नेक्स्ट क्या होता है इसमें, नेक्स्ट आप और समझिएगा, अपने दोस्त को जरूर देखना ये वाला, डिबलिंग सलाइवा, डिबलिंग सलाइवा। और अगर कोई दोस्त मिल जाए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना इस टाइप का है। डिबलिंग सलाइवा, उसका जो सलाइवा, सलाइवा समझते हो ना, लार है ना, यूं भाई पागल सा तो है ही, तो उसकी जो लार है ना टपकती रहती है, मुंह खुला रहता है डब्बे की तरह, ठीक है, आंखें ऐसी, बड़ा सा आप समझो कैसा होगा, है ना, और उसका मुंह ऐसा हमेशा खुला रहेगा, उससे सलाइवा बहती रहेगी। तो ये इसमें क्या है बेटा, देखो यहाँ पर केवल मैं जो आपको समझा रही हूँ कि इस तरीके से होता है, ये केवल आपको समझ में आ जाए, आपके दिमाग में बस जाए, इसलिए समझा रही हूँ। लेकिन वास्तव में जो ये बीमारी फेस करता होगा ना बेचारे, उस बच्चे की कोई भी इसमें क्या कह सकते हैं आप कि इसमें उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी कोई भी कमी नहीं थी, ये तो बस वो नॉन डिसजंक्शन के कारण से प्रॉब्लम हुई, और वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये सिम्टम्स मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि आपके दिमाग में बस जाए। लेकिन वास्तव में जो इस कंडीशन को फेस करता होगा, वो फैमिली, वो बच्चा वास्तव में एक ग्रेट बहुत बड़े पेन से गुजरता होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी कुछ आपको मैंने क्या बता दी, इसकी मैंने क्या बता दी, कुछ आपको सिम्टम्स बता दिए, ठीक है। और इसके अलावा और क्या होता है इसमें, समझिएगा। नेक्स्ट है बिग टोज, बिग टोज वाइडली सेपरेटेड, सेपरेटेड, ठीक है। जो अंगूठे हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, जैसे हम लोगों के अंगूठे इस टाइप के, इनका अंगूठा बहुत ज्यादा नीचे कुछ इस टाइप का होता है। ये फिंगर से और अंगूठे का जो वो है ना डिस्टेंस वगैरह, ये आप कह सकते हैं बहुत दूर होती है, मींस वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कौन, टोज। तो टोज जो हैं वो काफी बड़े होते हैं, फिंगर्स छोटी होती हैं, टोज काफी बड़े होते हैं और साथ के साथ दूर होते हैं, ठीक है, फिंगर से कैसे होते हैं, दूर होते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं 7 कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज, हार्ट डिसीज, ठीक है। इन्हें जन्म से ही दिल की बीमारी होगी, मींस हार्ट डिसीज होगी, जैसे कि हार्ट में जो आपका आप कह सकते हैं बीटिंग है सही टाइम पर नहीं हो रहा होगा, या फिर हार्ट में कह सकते हैं कि बोलते हैं ना हार्ट में वॉल्व खराब हो जाना, जैसे हम छेद बोलते हैं, दिल में छेद हो जाना, तो वॉल्व प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होगा, तो जन्म से ही इन्हें क्या होगा, हार्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। और नेक्स्ट है आपका 7 8, 8 है आपके, ये कैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ आपके स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल एंड लो एवरेज, लो एवरेज लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन, ठीक है। इनकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, ज्यादा से ज्यादा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है, इससे ज्यादा ये नहीं बचते हैं, ठीक है। ये लंबे समय तक जिंदा नहीं रहते, क्योंकि भाई हार्ट डिसीज है, ज्यादा से ज्यादा 5-10 साल तक रहे जिंदा और उसके बाद खत्म हो गए। तो भाई आप खुद समझते हैं कि 5-10 साल तक कौन सा एक्चुअली मैच्योर होता है। किसी ने अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा कि कैसे पता लगेगा कि वो स्टेराइल है, तो इतनी कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, 10 साल के बाद मर जाएगा, तो उसमें गैमीट फॉर्मेशन का टाइम कहाँ से मिलेगा बेटा, है ना। तो भाई वो कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, और जो एवरेज लाइफ है उनकी कैसी होती है, काफी कम होती है। बात समझे इतनी बात, हाँ, ये जल्दी मर जाते हैं बिल्कुल।
अरे भाई कौशिक का हार्ट तो बिल्कुल सही है, बेटा अपने पास रखा कर अपना हार्ट, है ना। चलिए, और जो एक दो और लिख लेते हैं, 10 कर देते हैं पूरी। शॉर्ट हाइट, शॉर्ट हाइट, इनकी जो हाइट है वो कैसी होती है, काफी शॉर्ट होती है। और एक और लिख लीजिए आप लास्ट, और वो है कौन सा, आपकी जो आईलिड है, हैवी आईलिड, हैवी आईलिड्स, आईलिड्स, ठीक है। आईलिड्स है वो काफी हैवी होती है, आईलिड समझते हैं ना, ये वाली चीज, ये वैसे तो बहुत सारे लोगों की हैवी होती है, ठीक है, मेरी भी काफी, मतलब ज्यादा हैवी नहीं है, मेरी भी ये जो आईलिड है हैवी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की जो आईलिड है बहुत हैवी होती है, इनफैक्ट ये फोल्ड हो जाती है, फोल्ड होके आंख के ऊपर आने लगती है, और आंखें हमेशा ऐसी लगती है कि छोटी मीन्स बंद हो रही है, ठीक है, इतनी हैवी हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल हम लोगों की आंखें काफी खुल जाती हैं, लेकिन जिनकी आईलिड्स, जिनको ये मैंगोलियन इडियोसी होती है, उनकी आईलिड्स हैवी होने के कारण हमेशा आंखें ऐसी, एक तो क्या होंगी, छोटी है, स्लाइंट आईज है, ऊपर से ये आईलिड हैवी होने के कारण कुछ बंद होती हुई सी नजर आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन जो है, दीज आर द सिम्टम्स फॉर डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ये डाउन सिंड्रोम के क्या है बेटा, सभी सिम्टम्स है। हाँ भाई, एबनॉर्मल ईयर भी होते हैं, एबनॉर्मल ईयर वैसे सभी में, जितने भी आप सिंड्रोम देखेंगे ना, उन सिंड्रोम में एबनॉर्मल ईयर सब में होता है। एबनॉर्मल ईयर का मतलब ये नहीं कि कान इतने बड़े बड़े हाथी की तरह हो जाएंगे, एबनॉर्मल ईयर का मतलब है कि जो कान है, ये आपकी जो आईज है ना, आई लाइन से लगभग आई लाइन के बराबर होते हैं, ठीक है। आप देखिए मेरे जो आंखें हैं और कान एक ही लाइन में है, आपके भी होंगे, आप अपने शीशे में खड़े होकर देख लीजिएगा, लेकिन जिन्हें ये सिंड्रोम होते हैं ना, डिफरेंट टाइप के सिंड्रोम होते हैं, इनके जो इनके जो ईयर्स हैं कुछ लो होते हैं, ठीक है, लो लाइन होते हैं। लो लाइन का मतलब है कान नीचे की तरफ होते हैं, कुछ नीचे की तरफ, है ना। जैसे कि आपकी जो उसकी लाइन है वो ईयर लाइन नोज लाइन से मैच कर रही है या माउथ लाइन से मैच कर रही है, तो इस टाइप के भी आपके सभी सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है सिंड्रोम का कि इसमें जो ईयर है ये लो लाइन हो जाते हैं, मीन्स नीचे की तरफ खिसके, पैदा ही होता है बच्चा, खिसकते तो नहीं है, ठीक है, लो लाइन ईयर हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये डाउन सिंड्रोम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डाउन सिंड्रोम में बेटा इसके अलावा आपको आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़िएगा, आपका यहाँ से जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक 12th क्लास एज वेल एज जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेंगे, सारे सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और सिंड्रोम पर एक बात और समझिएगा, सिंड्रोम पर आपकी जो एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट फाइल बनती है 12th में, वो भी बन सकती है, जो कि आपके प्रैक्टिकल में भी काम आएगी। तो आप इधर से पढ़ लो, प्रैक्टिकल फाइल अगर टीचर बोलता है, सॉरी प्रोजेक्ट फाइल अगर टीचर बोलता है तो आप इसको भी छाप सकते हैं, ठीक है। काफी अच्छा टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू मी काफी अच्छा टॉपिक है, बायोटेक के बाद जेनेटिक्स ही अच्छा बनता है, ठीक है। चलो भाई, तो आप समझ गए होंगे आई थिंक। तो अब जितने भी अदर सिंड्रोम है उसे हम कल लेके पढ़ते हैं, कल लेके चलते हैं, और मिलते हैं हम कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय।